बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कालम नगार में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान मियाँ हबीब। आज के अहम तरीन इशूज़ जिनमें स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों का हमला, पाकिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश, पाकिस्तान की मईशत तबाह करने की कोशिश जिसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने नाकाम बना दिया। उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है जी वज़ीर आज़म साहब नोटिस ना लिया करें, आप नोटिस लेते हैं वो चीज़ गायब हो जाती है, और उन्होंने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा देने का भी मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा कोरोना का रोना और आखिर में जो है मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दी, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो ब्रिमिंघम पहुंच चुकी है, वहां उन्हें 14 रोज़ के लिए करंतना कर दिया गया है। अब वहां उनके टेस्ट भी होंगे चूँकि ये एक आलमी वबा है कोरोना, और इसके हिफाजती इकदामात के पेश नज़र वैसे तो हमने उन्हें पूरी स्क्रीनिंग के बाद भेजा, लेकिन इसके बावजूद वहाँ 14 रोज़ के लिए क्वारंटाइन में रहेंगे। इन तमाम तर इश्यूज़ पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, और आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहम्मद नदीम भट्टी साहब ने, चेयरमैन हैं पाकिस्तान कॉलमिस्ट काउंसिल के, और उर्दू और इंग्लिश दोनों में तबाह आजमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया जी भट्टी साहब। जनाब सजाद शफीक भट्ट साहब, सीनियर सहाफ़ी, कालम नगार, तजिया नगार। जी भट्टी साहब आपसे आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों का बड़ा हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन, 4 दहशत गर्द मारे गए। हमने भट्टी साहब थोड़े दिन पहले कराची में ही रेंजर्स की गाड़ी पर हमला हुआ था, और उस दिन हमने ये कहा था अपने प्रोग्राम में कि शायद अब और हमले होंगे, क्योंकि इंडिया की तरफ से खुला ऐलान जंग कर दिया गया है, और खदशा इसी चीज़ का था। लेकिन बड़ी खुशाइंद बात है ये, हमें जो लोग शहीद हुए हैं उनकी शहादत पर भी हमें फ़ख्र है, लेकिन खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान के अदारों ने आंखें खुली रखी और ये दहशत गर्दी का हमला जो है नाकाम बना दिया। क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया इस बड़े अहम मुशत के इस टॉपिक पे। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मुल्क की हो, उसकी मुशत की बढ़ावे के लिए, उसकी बहाली के लिए और बेहतरी के लिए एक अहम किरदार अदा करती है, जिसमें पब्लिक और नॉन पब्लिक जितने कंसर्न्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। सही। अगर इन मूवमेंट्स को स्टॉप कर दिया जाए, इनको ब्रेकअप दे दिया जाए, या इसमें आर्टिफिशियल शॉर्टेज दे दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसकी तरक्की, किसी भी मुल्क की तरक्की रुक जाती है। जिस तरह जिसके वाकया पेश आया, इसमें दहशत गर्दों ने सिर्फ वहाँ हंगामा राई करके, बम फेंक के, गोलियां चला के, 4 जवानों को शहीद करके, वहाँ के इमेज को खराब करके, लोगों की इनकमिंग को स्टॉप करके, वहाँ ये तासुर देने का पूरा लोगों को शौक दिया कि यहाँ ना आया जाए, यहाँ कोई कारोबार ना किया जाए। पाकिस्तान तरक्की पजीर है तो तरक्की मजीद तरक्की पजीरियत की तरफ जाए। तो ये एक खुला ऐलान है किसी ऐसे इदारे का कि जो पाकिस्तान की तरक्की को एक आंख से नहीं देखना चाहता। वो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान किसी लेवल पे तरक्की करे। जैसा कि आपने भी फरमाया कि बैरूनी ताकतें चाहती ही नहीं हमारे हमसाया ममालिक, हम तो हमसाये को बड़ा हक समझते हैं, उसका समझते हैं उसका हम तो बड़ा हक है, हम उनके साथ तजारत करने में सार के बड़े अहम फैसले करने जा रहे हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं, और उन्होंने खुला ऐलान किया है। और आज के इस हमले ने, जिसको डीजी रेंजर्स के जवान, बड़े मुस्तैद अच्छे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दे के उनके हमले की पसपाई करके ये साबित कर दिया है कि हमारी जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो खुली आंखों के साथ, खुले दिल के साथ और बड़े ही अच्छे जवानों के साथ हमारी सिक्योरिटी का निज़ाम चला रही हैं, और हम इस चीज़ पे फख्र है। बल्कि डीजी रेंजर इस चीज़ के मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने कितनी ऐसे। बड़ी साहब, मैं समझता हूँ कि वो सारे हीरो हैं जिन्होंने उन दहशत गर्दों को रोका और जिन्होंने उनको जो है वो अंजाम तक पहुंचाया। वो तमाम सिक्योरिटी एहलकार जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और कौम को उन पर फख्र है। जी जी, मैं बिल्कुल यही कहूँगा हमें तह दिल से बड़ा खुशी का इजहार करना चाहिए कि हमारे तरक्यात, ये जो हमारे इदारे हैं, इन्होंने अपने आप को बर वक्त कार्रवाई करके कि उनकी पसपाई की, और जिस पसपाई के दौरान जब उनकी तलाशी ली गई, उनके पास जो एक ड्राई फ्रूट या ड्राई फूड
टाइप चीजें मिली हैं, उससे इस चीज का साफ जाहिर है कि वो किसी मुल्हका सरहदों के साथ रेफरेंस लेके बड़ा फासला तय करके एक प्रोग्राम दिए हुए प्रोग्राम के तहत वहां आए और उन्होंने पाकिस्तान की मुईशत को तबाह करने में एक अहम किरदार अदा करने के लिए उन्होंने दाल बेल की। ठीक जी सजाद शफीक भट्ट साहब, मैं समझता हूं कि ना सिर्फ सिक्योरिटी इदारों का इसमें मुतहर्रक रोल हमें नजर आया, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमें उन लोगों पर भी जो वहाँ कारोबार करते हैं। एक लम्हे के लिए भी कारोबार नहीं रुका, इसका मतलब है कौम जो है वो भी दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और वो बिजनेसमैन भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जिन्होंने साबित किया कि हम हर किस्म के हालात से लड़ना जानते हैं। एक तो चूंकि आप क्राइम रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, इसका पस मंजर क्या हो सकता है और खास करके सिक्योरिटी एक्सचेंज को ही क्यों निशाना बनाया गया? और जिस तरह नदीम भट्टी साहब ने कहा कि जी वो अपने साथ ड्राई फूड लेकर आए थे, इसका मतलब ये है कि वो वेल प्लान्ड थे और उन्होंने उसको कैप्चर करना चाहते थे और वहां जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज के अंदर घुसकर जो है वो लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे। देखिए, जो ज़िमनन इस बात का तो पहले मैं तज़किरा कर दूं कि ये जो ड्राई फ्रूट्स और ये चॉकलेट्स जिन लोगों से मिलते हैं ना, ये हाईली ट्रेंड दहशतगर्द होते हैं। लाहौर में जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे जो हमला हुआ था, तो वहाँ पे भी जो स्पॉट था ना, इसके बाद फिर कितने साल तक पाकिस्तान में क्रिकेट मुनक़ते रही इंटरनेशनल, तो वहाँ पे भी जो है ना वो पूरा ढेर था चॉकलेट्स के रैपर्स का। तो उस ज़माने में हमारी डॉक्टर से बात हुई मुख्तलिफ लोगों से कि ये क्या वजह है, तो उन्होंने ये बताया कि ये शुगर लेवल अप करना होता है। आप जब कोई बड़ी वारदात करने लगते हैं तो आपने अपने शुगर लेवल अप करना होता है ताकि आपके जिस्म के ऊपर कोई कपकपी तारी ना हो, आप अपना जो प्लान है ना उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट। अच्छा, फिर ये भी होता है कि आप एक लंबे अरसे तक स्टे कर सकें वहाँ, इसीलिए चने वगैरह और इस किस्म की चीजें रखी। हाँ जी बिल्कुल, ये चने और ये जो चॉकलेट्स हैं और कैंडीज हैं, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल ये दुनिया भर में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो कॉवर्ट ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर जो इस तरह के हमले होते हैं, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कमांडोज इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं और एप्लीकेट ही करना होता है ना उस सारी सिचुएशन को। तो ये असल में बुनियादी तौर पे मैं बताऊं मियां साहब, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो सो कॉल्ड सेपरेटिज्म की मूवमेंट्स हैं, सो कॉल्ड नाम निहाद जो सेपरेटिज्म की मूवमेंट्स हैं, उनके जरिए इस वक्त इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान में अपने कार्ड्स खेल रहा है। यानी इंडिया के अंदर लद्दाख के ऊपर जो है वो चाइना अंदर घुस गया है और उसको काट दिया है उन्होंने। ये वही सेक्टर है जो हमने कारगिल से ले के सेक्टर को, हमने कारगिल से जब लड़ाई हुई थी हमारी, तो हमने यहाँ से काट दिया था। तो इंडिया जो है वो इस वक्त चाइना और पाकिस्तान के नरगे में आ चुका है। अब वो उस वक्त वो डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं, ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं कि आपके जो मैक्सिमम जो रिसोर्सेज थे इस धरती के ऊपर, जाहिर है रॉ काम करती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हमारी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भी काम करती है। तो ऑपरेशन में जाहिर है कि एक सरप्राइज का एलिमेंट होता है। जो प्लानर होता है ना उसके पास टाइम होता है कि वो पहले से प्लान करके तो एक दफा स्ट्राइक कर दे, तो फिर अब आपने चेज करना है। अब मुस्तकिल बलूचिस्तान के अंदर एक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं और बलूचिस्तान की एक्सटेंशन जो है ना सेपरेटिज्म के नाम के ऊपर, सो कॉल्ड सेपरेटिज्म के नाम के ऊपर, ये सिंध में भी दाराई है। इसको कुचलना होगा, इसको मसलना होगा, इसको रेट ऑफ स्टेट के जरिए जो है ना, जिसको कहते हैं ना तबाह बर्बाद कर देना। और हमारा उसका मुकम्मल एक्सपीरियंस है, ये भी मैं आपको बता दूं। 40 साल से, यानी आप देखें 79 में रशिया आया था अफगानिस्तान में, फिर उसके बाद एक मुजाहिदीन की जंग शुरू हुई, फिर उसके बाद एक बीच में स्पैन आया 10-12 साल का जिसमें खाना जंगी हुई, फिर उसके बाद फिर अमेरिका ने यहाँ पे जंग लड़ी और अमेरिका भी अब यहाँ से जंग हार के जा रहा है। हम 40 साल से हारते जंग, 40 साल से हमने ये जो जिसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं ना, इसको हमने सिर्फ स्टडी नहीं किया है, हमने इसको पूरा हम इसको जानते हैं। तो इंडियंस जो है वो जाहिर कोशिश अपनी कर रहे हैं, हम इस वक्त अमन रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई सबूत ऐसा कोई मिला तो जाहिर है कि ये जो एक्टिविटी है ये बगैर रिस्पॉन्स के नहीं जाएगी। यानी हमारे इदारे भी काम कर रहे हैं और ये वैसे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये जो नौजवान हैं जिन्होंने आज बड़ा भरपूर उसका जवाब दिया। और फिर वो तमाम बरादरी भी जो पाकिस्तान की ताजा बरादरी है जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करते हैं, आते हैं लोग, तो उन लोगों ने भी इस काम को ब्लॉक नहीं होने दिया और फौरी तौर पर अपना काम शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ा मुस्बत साइन है, हम इस जंग को लड़ चुके हैं। इंडिया जो है ना वो बिल्कुल तजुर्बेकार है और बहुत काम खराब होने वाला है इनका अगर ये बाज ना आए तो। जी ठीक। भट्टी साहब, क्या समझते हैं आप बिजनेसमैनों का हौसला किस तरह का है? देखिए, एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसिस में अगर हम देखें तो कोविड-19 ने 4 मंथ से
जी। हमारा जो एक मुईशत का, जो हमारी इकोनॉमी का जो एक सिस्टम है ना, वो कोलैप्स कर दिया, कोलैप्स कर दिया, जिससे ना तो हमारी फैक्ट्रीज चल रही हैं, ना तो हमारी दुकानदारी चल रही है, बल्कि आप देखिए ना तो शादी हाल चल रहे हैं। सिर्फ खाने पीने की दुकानें चलने से आप ये देखें, अगर हम अपनी मुईशत में बेहतरी नहीं लाएंगे, पैदावारी लागत या पैदावारी सिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे, उसको SOPs के तहत हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो हम 3 से 4 से 6 मंथ बाद हमारी बाइंग पावर ही खत्म हो जाएगी। हर आदमी की बाइंग पावर खत्म होने के बाद समझे पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान का रुपी, जिसको रुपया हम बोलते हैं, वो डिक्रीज होके डॉलर के, पाउंड के। चले हम जब हम आएंगे ना कोरोना पर, तो फिर इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या हुकूमत को करना चाहिए, क्या स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से भी और मईशत हमारी जो है वो नई पाँव पे खड़ी हो पा रही, क्या इसके मामला थे। लेकिन नाजरीन, DG रेंजर्स का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, बर वक्त एक्शन पर उन्होंने जवानों को शाबाश दी। सदर ममलकत और वजीर आजम ने भी और ख़ास करके आर्मी चीफ ने भी जो है वो दहशत गर्दी की मजम्मत की है और सिक्योरिटी जवानों को जो है उन्होंने हौसला दिया है। और इस पर वाकई हम पूरी कौम का जो है वो सर फख्र से बुलंद है कि हमने जो है वो एक बड़ा दहशत गर्दी के हमले को नाकाम बनाया जो कि पाकिस्तान की मईशत पर था। इसके साथ ही अगले टॉपिक पे की तरफ आते हैं। सजाद शफीक भट्ट साहब, वजीर आजम साहब नोटिस लेना बंद कर दें, बिलावल भुट्टो साहब का मुतालबा है। और आज उन्होंने जो है वो एक और भी मुतालबा किया है जी, वजीर आजम साहब जो हैं वो इस्तीफा भी दे दें। वो कहते हैं इनसे ये मामला नहीं चल पा रहे। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि वो जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो उसकी शॉर्टेज हो जाती है, वो गायब हो जाती है, तो लिहाजा ये मेहरबानी करके किसी चीज़ का भी नोटिस ना लिया करें। अच्छा, लगता है ये है कि हुकूमत जो है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ी है जी। कुछ है कि मतलब यानी जैसे इनको एक शख्स को जैसे एक गारंटी नहीं होती कि आप रहेंगे, आपको कुछ नहीं होने वाला। सही। तो ये एक यकीनियत की जो कैफियत है ना जी, यानी तजब्जुब में नहीं जाते ये, तो ये यकीनियत की कैफियत है ना, इसका पैदा होना ज़ाहिर है कि ये अंदाजा देता है कि बिलावल भुट्टो को भी एक अरसे तक शायद अपोजिशन की सियासत ही करना पड़े। वो लॉन्च तो हो गए हैं अपने वालिद साहब की जगह मुकम्मल तौर पे सियासी मैदान के अंदर, लेकिन अभी उनको काफ़ी सफ़र तय करना बाकी है। यानी अभी इसी का जवाब देने के लिए उन्होंने देखिए कि मतलब वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए कहलवाया है कि वज़ीर आज़म जो है वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, आप की उम्मीदों पे हमने पानी फेर दिया है। तो ये जो है पाकिस्तान में वैसे इस्तीफ़ा देने की रवायात भी नहीं है, ज़ाहिर है। तो अब सूरत हाल ये है ना जी कि बिलावल भुट्टो जो चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिसमें बिजली है या चीनी है या आटा है या जो क्राइसिस है, उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। सही। यानी ये है कि वो अननोटिस ना चली जाएं वो रिपोर्ट्स। ठीक। अभी आपने 85 से कहा कि ये पेंडोरा बॉक्स दोबारा से हम खोलेंगे, 85 से पूरा शुगर को स्टडी करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने थोड़ा सा दबा दिया उस मामले को, आप कर नहीं पाए। लेकिन जैसे कि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि हम अभी अपनी जंग हारे नहीं हैं, हम जीत रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो भी ज़ाहिर है कुछ टाइम तो लगेगा। अच्छा, लेकिन भट्ट साहब बड़ी अजीब बात है कि सिंध हुकूमत और वफाक हुकूमत ये ना चाहते हुए भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपस में सींग अड़ा लेते हैं। आज उन्होंने वफाक का चूंकि बजट मंजूर हो गया, तो साथ ही सिंध के वजीर आला ने अपने वजीर एक्साइज को कहा है कि आप वफाक के लिए टैक्स इकट्ठा करना बंद कर दें, हम वफाक को टैक्स नहीं देंगे। तो ये तो एक सीधी महाजर आई है, खुल्लम खुल्ला एक आपस में कन्फ्रंटेशन है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है जी, उनके लहजे से जो है ना वो सूबाइयत की बू आती है। ये एक हकीकत है। हमने कोरोना के अंदर भी देख लिया कि वजीर आजम कुछ फैसला करना चाह रहे हैं फेडरेशन के लेवल पे जी, और सूबा जो है वो अपनी एक ओपिनियन लेके अलग हो जाता है और फिर बाकी सूबों को भी उसको फिर फॉलो इन करना पड़ता है। लेकिन मुसलसल अब इसी इशू को लिए चलना और एक सूबे की ग्राउंड के ऊपर इस तरह की ऐलानात करने, तो ये हालात को ख़राब करने की एक बात ही है मेरे ख्याल में। तो ठीक,
जी भट्टी साहब, बिलावल भुट्टो का कहना है कि अद्वियात, मास्क, आटा, पेट्रोल और चीनी का नोटिस लिया, नतीजा क्या निकला कि वो सारी चीजें गायब हो गई। उन्होंने वजीर आज़म को मशवरा दिया कि आप अपने आप को करंटीना कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। ये मजाक की बातें, एक मुल्क चलाना एक बहुत बड़ा काम है, चारों सूबों को चलाना बहुत बड़ा काम है, और खास तौर पे आज के जो हमारा टॉपिक है, जो बैरूनी हमले हैं, है ना, जो अनदेखा दुश्मन, उससे बचना एक बहुत बड़ा काम है। देखिए हमारे सिक्योरिटी अदारे तो इस चीज का ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, वो उसका बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से अमल भी कर रहे हैं, जिसकी परफॉर्मेंस आपने देख भी ली, जिसको आप मुबारकबाद दे चुके। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत है, तो जमहूरियत में खुला तजाद और मजाक भी चलता है कि आप इस चीज को वजीफा दे दें, इस चीज में वजीफा दें। अब मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि अगर ये इस सपोर्टिंग रोल अदा करने की कोशिश क्यों नहीं करते कि अगर कोई किसी चीज का रेट बढ़ चुका है तो आप उनके साथ मिलकर उनका सपोर्टिंग हैंड, उनका राइट हैंड बन जाए, किसी तरह उनके साथ काम करने की कोशिश करें, अपनी मंडियों को खुद देखना शुरू कर दें, अपनी लोकल गवर्नमेंट के थ्रू आप मूवमेंट शुरू कर दें कि भाई कहाँ गैप है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ जखीरांदोजी हो रही है, कहाँ लोग ओवर रेटिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इस सिर्फ मैं समझता हूँ कि यहाँ टेबल पे बैठ के किसी को मजाक कर लेना, तुम गवर्नमेंट छोड़ दो, तुम इस्तीफा दे दो, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जबरदस्त बात की आपने। दुनिया में जहाँ जमहूरियत है, जहाँ पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है, वहाँ अपोजिशन जो होती है ना, उसका पैरेलल एक रोल होता है, वो एक पैरेलल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, हाँ, सपोर्टिंग रोल होता है। वो हुकूमत के साथ मिलकर जो है ना सिस्टम को चलाते हैं, बुनियादी तौर पर अवाम की खिदमत होती है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से अपोजिशन का रोल जो है वो हुकूमत की टांगें खींचना, हुकूमत के रास्ते में रुकावटें डालना और हुकूमत के साथ महाजराई करना। और उसकी वजह भी है कि पजीराई पाकिस्तान में उस को मिलती है जो कहते हैं जी ये डट के खड़ा हो गया है, तो ये इसने बहुत बड़ी बढ़क मारी है। तो ये पाकिस्तान में जब तक बढ़कबाजी की सियासत खत्म नहीं ना होगी, मेरा ख्याल है उस वक्त तक हमें जो जमहूरियत की असर रूह है ना, उसके मुताबिक हम सिस्टम को चला नहीं पाएंगे। देखिए आप बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि ये महाजराई करना, किसी के ऊपर चढ़ाई कर देना, ये बहुत आसान है। अब सिस्टम के मुताबिक किसी मोमेंटम को, किसी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करना, मैं समझता हूँ भट्ट साहब इस चीज को वेरीफाई करेंगे, बहुत मुश्किल है। जो बंदा मैदान में उतरता है वो देखता है मैं किन एक्चुअलिटी को फेस कर रहा हूँ और किन बेस पे मैं काम करना चाहता हूँ। बाहर बैठ के किसी वजीर, मैं समझता हूँ कि कोई भी वजीर आज़म पाकिस्तान का हो, किसी का हो, उसके खिलाफ दूसरे ऑपोजिशन को भी समझना चाहिए कि वो वजीर आज़म है, वो हमारा भी वजीर आज़म है, तो उसके मुताबिक उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनका सपोर्ट नहीं, आप देखें, आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन आप जातियात की बजाय जो है आप प्रोग्राम क्रिटिसाइज करें और फिर उसके मुतबादिल प्रोग्राम दें। देखिए तनकीद बड़ा इस्लाह करें ना, हाँ। इस्लाह करनी नहीं, सिर्फ तनकीद, ये भी सख्त ज्यादती है। देखिए अखलाकियात का सबसे बड़ा सबक यही है कि आपने इस्लाह करनी है लाइट मूड में, तनकीद के साथ। अगर आप डायरेक्टली किसी को कहते हैं कि आप नोटिस लेते हैं तो हर चीज खराब हो जाती है, आपके हर काम से नॉन एक्शन या यू टर्न आना शुरू हो जाता है, तो आप करंटी नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि ये वजीर आजम की, किसी भी वजीर आजम के लिए, पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम हो, इमरान खान साहब हो, कोई भी हो, उसके लिए ज्यादती है, उसके लिए सख्त वर्ड है। इन हालात में पाकिस्तान को जैसे भी चलाया जा रहा है और पिछली गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट का पाकिस्तान का हशर किया है, जिससे पाकिस्तान कहां से किस किनारे पे पहुंच चुका है, ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो चुकी है। और 70 सालों की दहाई में जो इस वक्त ज्यादती फेस हम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं है और सख्त ज्यादती की वजह से हम पजीरियत की तरफ चले गए हैं, जाके हमें तरक्की याफ्ता होना चाहिए था। जी नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है कि छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान की सियासत और सियासत में महाजराई जो इस वक्त बहुत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जी सजाद शफीक भट्ट साहब, क्या ये जो महाजराई है ये सियासत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और पाकिस्तान में जो सिक्का राइजुल वक्त सियासत है, इससे क्या आपको बेहतरी की गुंजाइश इससे निकल सकती है? अच्छा, ये जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो पॉलिटिक्स है, इसका हम अगर पस मंजर देखते चले आए तो यहाँ पे दावों का बहुत रवाज है जी। यानी दावे तो बहुत ज्यादा किए जाते हैं, लेकिन वो फिर बाद में फिर वो कहते हैं जी हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में आ गए, तो उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में अब हमें आगे एहसास हुआ कि हम उस तरह से तो नहीं कर सकते जिस तरह से हम जलसाए आम में तकरीर किया करते थे, तो लेकिन अवाम की नजर में तो वही तकरीरें होती हैं। अब यहाँ पे चूंकि हमारे यहाँ पे नॉलेजेस उस तरह से फरोग नहीं पाए कि लोग कंटेंट की तरफ तवज्जो दें,
प्रोग्राम्स की डिटेल्स को जाके पढ़े। हमारे पढ़ा लिखा तबका कितना है पहले तो ये देखे, और फिर वो पढ़ा लिखा जो कि एनालाइज करने की सलाहियत रखे और उस एनालिसिस की बुनियाद पे एक राय बना सके। वो हमारे यहाँ साहिब राय तबका तो तकरीबन मफकूद, क्या मेरा ख्याल है मफकूदुल खबर होता जा रहा है। यानी अब उसके बारे में खबर भी नहीं मिलती कि साहिब राय अफराद कहाँ पे पाए जाते हैं। पार्लियामेंट्स बुनियादी तौर पे साहिब राय अफराद पे मुश्तमिल होती हैं जिन्होंने कानून साजी करनी होती है। लेकिन चूंकि एक कल्चर ही यही है कि मेरा SHO जो है वो मेरी मर्जी से लगना चाहिए, मेरा DPO मेरी मर्जी से लगना चाहिए, मेरे कहने पे मेरे हलके के अंदर लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए और ये जो है काम हो जाना चाहिए, उसके अंदर ही बेसिकली पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो सारी अहाता बेसिकली उसके अंदर ही करती है। हमारे यहाँ स्टेट्समैनशिप का तो बहुत ज्यादा बहरान है। यानी ये कौम जब कहती है ना कि हम कायदे आज़म के वारिस हैं, हम हुसैन शहीद सोहरवर्दी के वारिस हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। यानी बंदा कहता है हुसैन शहीद सोहरवर्दी तो हमने बड़े कुछ और तरह के पढ़े, यहाँ पे तो बिल्कुल कुछ और बात हो रही है। तो अब देखिए फिर लोग भी पार्टियों में वही मसरूफ होते हैं, मशहूर होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं। शेख रशीद साहब का तमाम सियासी करियर जो है वो इस तरह की फिक्रेबाजियों पे और जुमलेबाजियों पे वो मुश्तमिल है। कोई मेरा ख्याल है ठोस काम वैसे हमारे अरकान असेंबली ना, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, वो एंटरटेनर लगते हैं मुझे। मैं पहली दफा जब पंजाब असेंबली कवर करने गया था मियां साहब, मैं आपको बताऊं प्रेस गैलरी के अंदर मेरे तो हंस हंस के ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना वक्कियों में वट पड़ जाने, वो साथी मेरे कहे बट तुम्हें क्या होता है? मैंने कहा यार मुझे लग रहा है नीचे जो है दुनिया का बेहतरीन थिएटर हो रहा है। फिक्रे जो है ना वो साख्त करते हैं, क्वाइन होती है टर्म, थिएटर पे इतनी गहरी बात नहीं होती, वो तो स्पीकर एक्सपंज कर देता है ना जी, तो वो नजर नहीं आते। वरना ऐसी ऐसी गहरी और ऐसी ऐसी गूढ़ी बात अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकाल कर लाए होते हैं जो दूसरे के ऊपर पेस्ट करते हैं। अल्लाह अकबर, भाई आए किसी काम के लिए थे, कर क्या रहे हो। दूसरी तरफ जो अवाम है, जाहिर है अवाम को भी ये है कि अवाम कहते हैं कि वो हुक्मरान हो जो महंगाई कम करे, वो हुक्मरान हो जो रोजगार दे, वो हुक्मरान हो अस्पताल जाए दवाई मिले, और वो एकदम तो होना मुमकिन नहीं है। अब ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान में नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। भट्टी साहब, कोरोना ने मजीद 49 जानें ले ली हैं आज, और हम देख रहे हैं कि खैर अभी तो पूरी दुनिया में ये वबा शिद्दत पर ये है, लेकिन कहीं कम कहीं ज़्यादा ऊंच नीच इसमें होती रहती। पाकिस्तान में भी हालात ऐसे हैं, कभी हम जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, कभी हम जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, कभी हम खुली छुट्टी दे देते हैं। क्या एक तो पाकिस्तान का ताजर तबका जो है वो इससे किस तरह नबरदज़मा है, चूंकि पहले हम इस पर गुफ्तगू कर रहे थे, और दूसरा लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन आप समझते हैं इफेक्टिव है? जी, बल्कि मैं इसको वेरीफाई करूंगा। स्मार्ट लॉकडाउन जो भी प्रोपोर्शनल इलाकों में लॉकडाउन किया गया, वो उसकी वेरिफिकेशन जो की गई, जितनी हमारी एग्जिस्टिंग लैब्स थी उनसे रिकॉर्ड लेके फलां नंबर फलां ब्लॉक, और उन पूरी स्ट्रीट को अगर करंटीना में डाल दिया गया अंडर द सिक्योरिटी ऑफ पंजाब पुलिस या रेंजर। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक अहम किरदार है कि उन लोगों को दूसरे लोगों से मिलने न दिया जाए, वहाँ के काम करने वाले लोगों को दूसरे लोगों से ना मिलने दिया जाए, उनको सेपरेट करंटीना करके। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, जिससे मैं समझता हूँ कि कुछ इम्प्रूवमेंट भी आई है, और हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी आपने पढ़ा है कि रिकॉर्ड भी बेहतर हो गया है, और लोग सेहतमंद होकर वापस जाना भी शुरू। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है। अब तक 95,407 मरीज सेहतयाब हो जो बहुत बड़ी बल्कि हमें एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए कि पाकिस्तान इस चीज का मुतमिल हुआ है कि इन्होंने इसको चीज को सीरियस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसको बताया कि इस चीज को सीरियस लें, तो अच्छी बात है कि इसको सीरियस ली कि हमारी जान का मसला है। जी बिल्कुल, अगर SOP के तहत हम परफॉर्म करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना कोई मुश्किल है, हम इससे नबरदज़मा हो सकते हैं और अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। पाकिस्तानी कौम को जो है वो होशमंदी के साथ जो है वो ये जो इंटरनेशनल SOPs हैं, एक तो समाजी वक्फा रखना, दूसरा सैनिटाइजर से हाथ धोना या साबुन से, और तीसरा मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आप जो है मेरा ख्याल है कि बेहतर तरीके से माशरा चल भी सकता है और हम हर शोबे में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। जी भट्ट साहब, एक इसी के हवाले से कि लाहौर म्यू अस्पताल इंतजामिया की नाहली या गफलत, कोरोना मरीजों की रिपोर्ट्स कई रोज से इल्तवा का शिकार है। मरीजों के लवाहकीन भी म्यू अस्पताल में रिपोर्ट्स के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। मरने वाले 261 मरीजों की रिपोर्ट्स ताहाल ना मिल सके। असल में फिर वही है ना कि जो हमारा सरकारी फीता है ना,
वो आम हालात में रिश्वत लिए बगैर काम करने को तैयार नहीं होता। अस्पताल को भी छोटा अमला है ना, उसको भी 150 रुपये आपको लगाने पड़ते हैं अंदर बाहर आने जाने के लिए, वरना वो आने जाने नहीं देते। और इस तरह की सूरत हाल एक हमारे यहाँ प्रेवलेंट है। अब चूंकि ये एक एपिडेमिक आ गया, तो इस एपिडेमिक के अंदर जो है वो जाहिर है कि अब वो रूम जो है ना वो खत्म हो गया है। तो फिर क्या हुआ है कि तबीयत के अंदर जो एक वो सख्ती जो है ना वो बाहर निकल आई है, क्योंकि पहले बीच में रुपया रहता था, उससे तबीयत नरम रहती थी। अब अमला जो है ना वो जरा वो हो गया है, यानी उसके अंदर से जज्बातियत माइनस हो गई है। अब इन लोगों के जो लोग फौत हुए हैं, इनके सर्टिफिकेट्स अगर बर वक्त तैयार नहीं होंगे तो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से क्लेम्स उनको कैसे पे होंगे। लोग इस कदर मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं, ऊपर से उनके अगर अजीज जो है वो दुनिया से भी जा चुका है इस बीमारी के बाइस, तो फिर उसके कागज तो मुकम्मल करके दें। दूसरी बात यह है कि चूंकि मरीज बहुत ज्यादा हो गए हैं तो जाहिर है कि प्रेशर भी आया है। ये बात भी हमें मतलब बैलेंस में मद्देनजर रखनी पड़ती है कि अमला तो वही है ना, अस्पताल तो वही है जो अंग्रेज ने बनाए थे, हमने इक्का दुक्का उसके बाद एडअप किए पिछले 70 साल में। तो वो जो स्ट्रक्चर है, जो स्टाफ है, वो इतने बड़े ऑपरेशन को एकदम से और तेजी के साथ और स्मूथली कर देने का मुतहम्मिल ही नहीं है। उसके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है। हम कौन सा यहाँ पर रिवाज है कि वो रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाते हैं और चीज़ों को अपडेट किया जाता है और चीज़ों को आगे ले जाया जाता है, सिंक्रोनाइज्ड किया जाता है। तो इस तरह की तो कैफियत नहीं है। दूसरी जानिब जाहिर है कि इसमें फिर जिन लोगों के क्लेम्स होंगे उनसे कोई ना कोई रिश्वत खाने के चक्कर में भी होगा कि भी आगे से तुम्हें 10 लाख रुपए मिलना है, चूंकि कोरोना से तुम्हारा अजीज मरा है, तो 1-2 लाख रुपए अब हमें भी तो मिलना चाहिए क्योंकि हमारे थ्रू ये होना है। तो ये इसके ऊपर गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और ये बॉटल नेक क्यों बन रहा है। बनना तो नहीं चाहिए, है ना। बिल्कुल हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, मरीज दाखिल रहा है, वो उस बीमारी से अगर मरा है तो ये भी सवालिया निशान है कि हमारे जो है ना रिजल्ट लैब के, वो भी किसी लैब का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, और अगर तशखीस ही ठीक नहीं होगी तो फिर उसका इलाज क्या होगा, ये भी एक सवालिया निशान है। नई बीमारी है, इसमें पीसीआर की मशीन के ऊपर इन्होंने टेस्ट करना शुरू किया है। 20 से 30% इसमें अभी खराबी है। सही, 20 से 30%। बाकी टेस्टों में जो है ना वो 0.00% होती है। अब मतलब जैसे पेशाब का टेस्ट कराएं या किसी पथरी का टेस्ट कराएं, ये इस टेस्ट के अंदर भी 20 से 30% जो है ना वो खराब है। इसका मतलब ये इशू है जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा भट्टी साहब, हमें ये बताइएगा कि देखें कोरोना के साथ साथ ये जिंदा भी रहना, हमने जिंदगी तहर्रक का नाम है, चलना ही चलना है, खाना है, इंसान को भूख लगनी है, उसने खाना ही खाना है और उसके लिए पैसे उनको चाहिए, और वो उसी वक्त है जब तक कारोबार जिंदगी जो है वो रूटीन में नहीं आएंगे। तो ये कोरोना के होते हुए हम मईशत का पहिया कैसे चला सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो को देखें तो जितने कंट्रीज में इसकी ड्यूरेशन रही है वो व्हाट्सएप इसमें इसको वेरीफाई करेंगे, वो अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 महीने रही है। मगर अगस्त में ये 6 महीने पूरे होते हैं तो उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत को इतना बड़ा धचका लग चुका है, खास तौर पे इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री। गारमेंट इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि जितनी इंडस्ट्रीज, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री है ना, मतलब हैंडी इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, घरों में लोगों ने लगाई है, ये छोटे छोटे यूनिट लोगों ने लगाए हैं, उस पे काम करने वाले लोगों को डेली बेसिस पे जो चीज़ नहीं मिलेगी, हफ्तावार जो एक पेमेंट नहीं मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के हालात बद से बदतरीन होते चले जाएंगे, हो चुके हैं। और आजकल कल की रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि नहीं तो स्मॉल यूनिट्स खोल तो दिए हुए हैं सर, स्मॉल यूनिट्स खोल तो दिए हैं, लेकिन उसकी भी ड्यूरेशन उन्होंने रखी है कि SOBs की कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर बनाए भी हैं तो ऐसे ही है कि इस वक्त तला जाए तो 5 बजे तक बंद कर देंगे। जिस तरह गारमेंट की शॉप्स की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में फैशन बन चुका है कि गर्मी 8 महीने गर्मी रहती है, कि 6 बजे से 11 बजे तक एक फैशन बन चुका है कि गारमेंट की परचेजिंग। लेकिन अगर टाइम में सुबह 9 बजे जो एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, ये यूरोप नहीं है, यहाँ सर्दी नहीं है कि जो बात सुबह 7 बजे लोग ऑनलाइन हो जाते हैं, 8 बजे ट्रेनों पर बैठ के 1 घंटा सफर करके प्रॉपर लंदन पहुंच के सीट उसी लेके वहां एंजॉय करना, फिर शॉपिंग को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। नहीं सर, एक बात हमें याद रखना पड़ेगी, जितना अच्छा वेदर होगा उतनी ही चीज को हम एंजॉय भी कर सकेंगे। गर्मी में कोई हर बंदे के पास एसी वाली गाड़ी नहीं है, वो मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, पैदल पे, वैगन पे। अच्छा, आप क्या सजेस्ट क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जो प्रीवियस टाइम्स थे, खास तौर पे गारमेंट रिटेल इंडस्ट्री के, वो थे सुबह 12 बजे से रात 10 से 11 बजे तक। एकदम इस गवर्नमेंट को 70 साल एक रूटीन को एकदम एक्सचेंज में डाल दिया जाए।
कौम कर दिया जाए, कौम की आदतें दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। मतलब देखिए ये दुरुस्त वही हो सकती है कि अगर हमारे मुल्क में सर्दी पड़ना शुरू हो जाए कि लोग जल्दी, आप दरख्त लगाए ना, सर्दी भी पड़ना शुरू हो जाएगी। जी सजाद शफीक भट्ट साहब, मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी अरूज पर जिला इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरी शहीद। हम रोज देखते हैं रोजाना 2, 3, 4, 5 शहीद कर दिए जाते हैं, और उसके अलावा जो जुल्म और सितम है वो अपनी जगह पर है। वाकई वहाँ जो है वो भारत की जो रियासती दहशतगर्दी है वो अरूज पर है। लेकिन एक डेवलपमेंट याद साथ ही है कि सैयद अली गिलानी ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मुकम्मल अलहदगी का ऐलान कर दिया। असल में बड़ी तेजी के साथ अंदर सियासत हो रही है इस वक्त। ये तो कोरोना अगर बीच में ना पड़ता तो फिर तो इंडिया की जो इस वक्त सूरत हाल होनी थी ना कश्मीर के अंदर, वो फिर कुछ और ही होनी थी। सही। या इस वक्त सूरत हाल ये है कि वैली के अंदर इंडिया ने तकरीबन कोई हजारों एकड़ जगह जो है वो पूरे इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दी है। अच्छा। हाँ जी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 25,000 दीगर सूबों के रहने वाले अफराद को इंडिया ने डोमिसिलिटी दे दी है, यानी शहरियत दे दी है मकबूजा कश्मीर की। हाँ जी, जो हम जिसको मकबूजा यानी वैली, जम्मू और लद्दाख के एरियाज के अंदर 10 साल से ज्यादा जिसको रहते हुए हो गए हैं, सरकारी मुलाजिम है, या 15 साल से ज्यादा हो गए हैं जो बंदा आम आदमी है, तो वो अपने बच्चों समेत जो है ना वो वहां का शहरी हो सकता है। 33,000 लोगों, 33,000 पीपल फाइल्ड एप्लीकेशंस फॉर द डोमिसिलिटी, और उसके अंदर से जो है 25,000 लोगों को उन्होंने डोमिसिलिटी दे दी है। तो डेमोग्राफिक्स उन्होंने तब्दील करने शुरू कर दिए हैं, और ये काम उन्होंने बड़ी तेजी के साथ करना है। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों नहीं फोकस होता है, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों एक तबका जो है ना वो इंडिया को अपना आइडियल समझता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। इंडिया में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने, इंदिरा ने जब लगाया इमरजेंसी रूल लगाया, तो संजय गांधी उस कैंपेन के हेड थे, और कई करोड़ मर्दों खवातीन को उनकी तौलीदी सलाहियतों से जबरदस्ती महरूम किया गया। और अभी भी पिछले सालों के भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखें तो उसमें स्टैटिस्टिक्स में आपको पता चलता है कि वो हर साल अपनी कौम के लाखों अफराद को हर साल उनकी तौलीदी सलाहियतों से जबरदस्ती महरूम करते हैं, उनकी स्टेरिलाइजेशन करते हैं। वो उनका तो एक बहुत जबरदस्त किस्म का घिनौना किरदार है उन अक़वाम के खिलाफ जो कि दलित कहलाती हैं। 20 करोड़ से ज्यादा आबादी दलित है, यानी 20 करोड़ वो हो गए, 20 करोड़ मुसलमान हो गए, कुछ सिख हो गए, कुछ जो है वो दीगर अक़वाम पारसी और दीगर अक़वाम हो गई। तो जो असल में जो वहां का रूलिंग क्लास है ना, वो असल में महदूद हो रहा है, वो उसके अंदर उतनी सख्त नहीं रही कि वो अब अपने जो कोहेजन के दबाव के निजाम को और लंबे अरसे तक चला सके। तो ये बेसिकली अब शिकस्त की तरफ ही जा रहे हैं, और कश्मीर के अंदर इनका जो डिप्रेशन है ना वो नुमाया हो रहा है, और वहां पे रोजाना की बुनियाद के ऊपर नौजवान शहीद किए जाते हैं, मकानात का घेराव किया जाता है, वहां पे उनके मकानात को आग लगा दी जाती है, पूरे पूरे गाँव को जला के उन्होंने खाकस्तर किया है। इस वक्त कश्मीरियों की बहुत बुरी सूरत हाल है। कोरोना के बायस हम 4 महीने से बंद हैं, वो तकरीबन 1 साल से बंद हैं। उन बेचारों की ये कैफियत है, ना इंटरनेट काम करता है, ना वो दवाई लेने जा सकती है। वो यानी आप तस्वीर के अंदर तो पूरी दुनिया लिखना शुरू हो गई है, लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशन ये है कि हम या तो जंग लड़े स्ट्रेट, उसके अलावा कोई हल नहीं है। हमें जाहिर है कि किसी वक्त के अंदर एक डायरेक्ट जो सूरत हाल है ना उसकी तरफ जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई हल नहीं है हमारे पास कश्मीरी बिरादरी का हमारा। जी नदीम भट्टी साहब, क्या आप मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कश्मीर इज एन एग्जिस्टेंस रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। जी, द पीपल आर स्टिल अलाइव, दे आर जस्ट फाइटिंग फॉर द लिबर्टी, बट अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ मोदी एज वेल, द इंडियन गवर्नमेंट, हट धर्म गवर्नमेंट, ये मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं है। बल्कि मैं आपके इस प्रोग्राम के तहत मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुस्लिम उम्मा से कि सब इकट्ठे हों, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारा अदब है, हमारा साथ है, और सबसे बड़ी बात कि वो मुसलमान हैं, हमें उनका साथ दे के उनको सिक्योर करना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी कोई वाइटल रोल नहीं प्ले कर सकी, जिसकी वजह से 1 साल से ज्यादती हो रही है, जिसपे अमेरिका भी इस चीज पे खामोश है। बल्कि खामोश क्या है कि लद्दाख में तो उसने प्रॉपर्टी भी अपनी खरीदनी शुरू कर दी है और अपने बेड़े वहां मेंटेन करने शुरू कर दिए। अपने जाती मकासद को बरोकार लाते हुए उस चीज को यूज करने का अमल जो है, मैं समझता हूँ ये अपनी अपनी जात का अमल बेहतर करने की शुरू कर दी है। इससे
ना तो कश्मीर की बेहतरी आएगी, ना कभी कश्मीरी मुसलमानों की बेहतरी आएगी, ना दुनिया को अमन मिल सकेगा। ये सख्त से सख्त इंडियन गवर्नमेंट की एक ज्यादती है, हर धर्म ज्यादती। मैं इस सिलसिले में अच्छा भट्टी साहब, आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन ये अरसा दराज से 70 साल से तो वहाँ जुल्म ज़्यादती हो रही है और पूरी दुनिया में इस मसले को पाकिस्तान ने और मकबूजा कश्मीर में जो तहरीक चला रहे हैं, नस्ल दर नस्ल कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो इसको उजागर किए हुए हैं। लेकिन कहीं भी ऐसे लगता है कि शायद दुनिया ये समझती कि शायद मकबूजा कश्मीर में इंसान नहीं बसते, हालांकि इंसान वो भी इंसान है और इंसानों के अपने हकूक हैं। उनसे इंसानों से बदतर, जानवरों से बदतर उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, कि अब पूरी दुनिया ने उस पर आंखें बंद कर ली। कब होश आएगा, कब ये समझा जाएगा कि अच्छा ये भी इंसान है और उनके लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है, एक तरफ जिस तरह चीन ने जो है वो इंडिया का घेराव किया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो मुतहर्रक किरदार नज़र आ रहा है और खारजा पॉलिसी इस हवाले से हमारी बड़ी मुतहर्रक रही है। हमने पूरी दुनिया को बावर करवाया है कि वहाँ किस किस्म का जुल्म हो रहा है। और तीसरा, अब सार्क के जितने ममालिक हैं बशमूल बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे जो हैं ये भी इंडिया के खिलाफ होते हैं। पूरी दुनिया में एक अब आवाज़ बनना शुरू हो गई है मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए, वहाँ के रहने वालों के लिए, वो वहाँ कोई भी हो, उनके साथ जुल्म ज़्यादती जिस तरह की हो रही है, मेरा ख्याल है कि एक तवाना आवाज़ बन के जो है वो सामने आ रही है और मेरा ख्याल है कि अब हालात बदलते हुए नजर आएंगे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। जी सजाद शफीक भट्ट साहब, कौमी क्रिकेट टीम बर्मिंघम के इलाके वोस्टर में 14 रोज के लिए क्वारंटाइन। कौमी क्रिकेट टीम और ऑफिशियल्स को किसी से मिलने की इजाजत नहीं होगी। ग्रीन शर्ट्स के आज से कोरोना टेस्ट भी होंगे। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी अपनी अहलिया के हमरा इंग्लैंड जाने वालों में शामिल। उन्होंने कहा चलो नाल बिडनी नहीं लाई जाओ। नहीं, हमें कोई इतराज नहीं, अपनी बेगम को साथ लेके जाए, कंप्लीट टूर्स होते हैं, मेरा ख्याल है कंप्लीट टूर्स हैं, बेगम को साथ ही जाना चाहिए, नहीं तो वो डिक्टेशन देके फिर अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। हाल ये मैं इस सिलसिले में बात करना चाहूंगा आपकी जान से कि इनको क्वारंटाइन किया गया है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, SOPs हैं कि अगर कोई जहाज से उतरता है तो उसको जाम अगर कहीं अपने मुल्क के साथ मुल्क से लेकर आया तो उसको क्वारंटाइन किया जाए। मैं कहता हूँ ये क्वारंटाइन करना बहुत बेहतर है कि बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, क्लब जाने से बचेंगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी से बचेंगे, अपने ध्यान देंगे, अपना काम करेंगे, अपनी सिक्योरिटी। वैसे ये इस दफा टूर के SOP कुछ और ही है। वैसे शुक्र है टीम पहुंच गई है, टीम के इस तरह से टेस्ट कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आ रहे हैं। सही बात। पहली तो बात ये है कि शुक्र है कि टीम पहुंच गई है। दूसरी बात यह है कि इसमें बेसिक बात यह है कि दुनिया क्रिकेट के लिए भी कोरोना एक बहुत बड़ा धचका है। बिल्कुल, तमाम खेलों के लिए। हाँ, तमाम खेलों के लिए ओलंपिक साहब के मौकूफ हो गए और लेकिन ये भी मैं समझता हूँ, देखे ना, जो मैं कहता हूँ ना कि जिंदगी एक तहर्रक का नाम है। क्वारंटाइन में भी खेलें अगर हो रही है और पाकिस्तान उसमें अपना पार्ट प्ले कर रहा है तो ये दुनिया के लिए एक मिसाल है। हाँ जी, हर तरह के हालात में जिंदगी चलती रहती है, बड़ी रोशन। हाँ जी, लेकिन बात तो ठीक है, लेकिन ये है कि जो क्रिकेट है ना वो बेसिकली इतने स्टेडियम के साथ है। सही, उसमें कुछ 40-50 हजार बंदा बैठ के उसको वहाँ सोशल डिस्टेंस आप रखें ना, 6-6 फुट पे बंदे बैठाएं आप, तादाद उतनी हो। लेकिन असल देखना यही टिकट महंगी हो जाए, स्टडी वाला ही काम बन जाएगा फिर। जिस तरह आम मैचेस के लिए चंद लोग आगे बैठ के देख लेते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि बड़े इत्तेफाक में बात करनी पड़ेगी कि यहाँ तो मैचेस पे आपको पता है मूवमेंट। अच्छा, वैसे भट्टी साहब आप ये कहते हैं मैंने ना कौमें इंसान सारे एक तरह के हैं। मैंने अब देखा कल परसों मैं किसी अखबार में फार न्यूज़पेपर था, उसमें तस्वीरें देख रहा था कि वहाँ थोड़ी सी ज़रा सी गर्मी एक दिन ज़्यादा हुई और लोग सारे बीच पे चले गए थे और वो वहाँ जितना रश था ना वो मुझे कोई SOP नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उस पे SOP वहाँ क्रिकेट नहीं हो सकता, याद रखिएगा। वहाँ नहा तो सकती हैं, अपने आप को रिफ्रेश तो कर सकती हैं, न्यूज फैल तो दे सकती हैं, लेकिन इत्तेफाक से हमारे कराची में ये चीज है, लेकिन उस पर भी इतनी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। अमेरिका में भी जो अब एहतजाज हुए हैं जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद, उसके अंदर वो मास्क हमने उनका नीचे ही देखा है। देखिए ये कौमें अपने आप से, अपने हल्का अहबाब से, अपने दोस्त अहबाब से, अपने घर वालों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग नहीं। बड़ी साहब आपने ठीक कहा, लेकिन हजरत इंसान जो है ना वो इनफरादियत से बहुत, देखें हम बेशुमार लोग तन्हा पसंद भी होते हैं, तन्हाई को पसंद करते हैं, लेकिन ओवरऑल हम जो है ना एक दूसरे के साथ मिलना जुलना
और अल्लाह ताला ने सिस्टम ही ऐसा बनाया, इंसान को किसी न किसी दूसरे इंसान से कोई ज़रूरत पड़ती रहती है। बहरहाल नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपने हमारे तज़िया नारों की आरा सुनी और यकीनी तौर पर आपने इनसे कोई बेहतर नतीजा अखज़ किया होगा। खुदारा अपने आप को महफूज रखें, SOP पर अमल करें और कोरोना की जितनी भी इससे हिफाजत की जा सके अपने आप को महदूद करें, और इसी में ज़िंदगी है। कोरोना से हमने बड़े अच्छे तरीके से जो है इससे नबर्द आज़मा रहना है, तो हमें इन हालात में अपने आप को ढालना होगा। तमाम SOPs पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएं। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।